Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of November 2022. 11 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। 1 पर्सन 1 लाइक का कंसेप्ट है। आप लाइक करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन होगा। तो प्लीज़ डू लाइक द कंटेंट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल है, एपिस करिंजोडियन वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज अ स्पीशीज ऑफ। किसकी स्पीशीज है एपिस करिंजोडियन? दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके सामने है, बटरफ्लाइज, हनी बीज, एम्फीबियंस या ऑर्चिड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पीशीज जिसकी है एपिस करिंजोडियन? अच्छा सवाल है, मैंने न्यूज़ में आपको बताया था, अगर आप बता सकें तो। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, हनी बीज। हनी बीज की स्पीशीज है ये। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ भूरिया कमीशन। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है द पीवीटीजीज आर आइडेंटिफाइड एंड डेजिग्नेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। मैं अपनी तरफ से आंसर तो बताऊंगा, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा और बताइएगा कितने आपने सही किए, है ना। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो कमीशन थी वो भूरिया नहीं, ढेबार कमीशन थी। इफ़ यू रिमेंबर इट वाज द ढेबार कमीशन। आई हैव रिटन ऑल्सो। तो 1973 में ढेबार कमीशन बनाई गई थी। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के नाम का उसने सेपरेट कैटेगरी का बताया था, है ना। और इस इनिशियली पहले 52 पीवीटीजी थे, बाद में 23 ग्रुप्स को और ऐड किया गया था एडिशनल 1993 में, है ना। जब स्टार्टिंग थी तो 52 ट्राइबल ग्रुप्स थे जिनको पीवीटीजी बोला गया था, और बाद में 23 और, तो कुल मिलाकर के 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं 18 स्टेट्स और यूटीज़ में फैले हुए हैं। 18 स्टेट्स और यूटीज़ में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द पीवीटीज आर आइडेंटिफाइड एंड डेजिग्नेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है, ना कि ट्राइबल अफेयर्स। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग एंड पीवीटीजीज का डेजिग्नेशन वही करते हैं, ठीक है ना, तो कैटेगराइजेशन। एंड ये तीसरा सवाल आप देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आर एलिजिबल टू रिसीव द बॉन्ड्स। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड मे बी परचेज्ड बाय अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और इनकॉर्पोरेटेड और एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो एक एक करके आप देख लीजिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन है कि 1% मिनिमम वोट्स पोल्ड उसको मिलने चाहिए, है ना। न केवल रजिस्ट्रेशन तो है ही, सेक्शन 29 आई थिंक, सेक्शन 29 समथिंग उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, लेकिन 1% वोट, 1% ऑफ द वोट्स ऑल्सो पोल्ड उसको मिलने चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, या तो सिटीजन हो या तो एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया या एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया हो, कोई भी इसको परचेज कर सकता है, ठीक है ना। तो द आंसर विल बी 2 ओनली, ठीक है। तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट। अब आगे चलते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आज एडिटोरियल से पहले एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट जो आई है वो है रिगार्डिंग द इसरो। आई थिंक इसरो के रिगार्डिंग न्यूज़ आई है। इसरोज क्रायोजेनिक इंजन इंडिजिनसली डेवलप्ड फॉर LVM-3 पासेस द हॉट टेस्ट। तो यहाँ पे इसरो का एक सबसे पहले तो हॉट टेस्ट क्या है, हॉट टेस्ट वर्सेस कोल्ड टेस्ट देख ले। 2 टेस्ट होते हैं इंजन में किया जाता है ये हॉट टेस्ट। तो हॉट टेस्ट बेसिकली एक ऐसा है जिसमें 100% प्रोडक्शन टेस्ट होता है। ये 100% प्रोडक्शन टेस्ट होता है, मतलब कि प्रोडक्शन के बाद आपका जो इंजन है वो रियल एनवायरनमेंट में रियल टाइम में कैसे फंक्शन करेगा, हाउ विल इट परफॉर्म इन द रियल टाइम। इट हैज़ टू चेक ऑल द इंजन ऑपरेटिंग पैरामीटर्स। सारे अलग अलग टेस्ट होते हैं हॉट टेस्ट के अंतर्गत, जो कि सारे इंजन के पैरामीटर्स को टेस्ट करता है इन ऑर्डर टू assess how will it perform in the real world में जब ये जाएगा तो कैसे ये परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। कोल्ड टेस्ट वहीं पे एक लीक टेस्ट होता है, जो कि टेस्टिंग सारी कैविटीज सिस्टम्स, कोई लीक तो नहीं है, कोई ऑयल वाटर फ्यूल एयर इनका कहीं का लीक तो नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए आपका कोल्ड टेस्ट होता है। तो ये हॉट टेस्ट वर्सेस कोल्ड टेस्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी।
अब यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है हॉट टेस्ट ऑफ CE-20। CE-20 क्या है? क्रायोजेनिक इंजन है CE-20। अगर आपसे कोई यूपीएससी पूछता है CE-20 अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्या है, तो क्रायोजेनिक इंजन है। इसको डेवलप किया गया है इंडिजिनसली फॉर द लॉन्च व्हीकल मार्क 3, यानी कि LVM-3 जिसको हम बोलते हैं ना, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3। और पहले इसको GSLV MK3 बोला जाता था। पहले इसका नाम क्या था? GSLV MK3 कहा जाता था। इसका टेस्टिंग महेंद्रगिरी तमिलनाडु में हुआ है ना, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इसका टेस्टिंग हुआ है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो LVM-3 है ये पेलोड कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये बहुत ज़्यादा हैवीएस्ट अपने यहाँ का लॉन्च व्हीकल है। LVM-3 इज़ द हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो, है ना। LVM-3 जो है वो हैवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है इसरो का। एंड लास्ट मंथ आपको याद होगा कि LVM-3 ने ही 36 सैटेलाइट, जिसमें OneWeb की सैटेलाइट भी गई थी, 36 सैटेलाइट्स को स्पेस में कॉमर्शियली पहला मिशन था उसका, तो उसको लॉन्च किया था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा क्रायोजेनिक की बात चल रही, तो क्रायोजेनिक इंजन बता दूं आपको कि वो लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को यूज़ करता है एज प्रोपेलेंट, है ना। और लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, और लिक्विड जो हाइड्रोजन है वो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, यूज़ करता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। ये लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को प्रोपेलेंट के रूप में यूज़ करते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन -183 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड हाइड्रोजन -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है, और बहुत कम टेम्परेचर में इसको रखना पड़ता है ताकि ये लिक्विड स्टेट में रहे, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये क्रायोजेनिक क्या करता है? बेसिकली उसकी पेलोड को ले जाने की क्षमता और हाइट तक जाने की क्षमता को बढ़ा देता है, और ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और क्रायोजेनिक फ्यूल्स आर द फ्यूल्स दैट रिक्वायर स्टोरेज एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इन ऑर्डर टू बी इन द लिक्विड स्टेज। तो लिक्विड स्टेट में रहने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं विच वी हैव टू डिस्कस। यहाँ पे एक जो एडिटोरियल आया है, बहुत छोटा सा एडिटोरियल मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे भी कल कंटेंट के लिए आपको याद होगा कि जो रूल्स निकाले गए हैं, यानी कि गाइडलाइंस फॉर अप लिंकिंग एंड डाउन लिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022। ये रूल्स हाईलाइट करते हैं कि अब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको कम से कम 30 मिनट तक, जितने चैनल्स हैं कम से कम 30 मिनट तक उनको पब्लिक से रिलेटेड, फॉर पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको शोकेस करना पड़ेगा। थीम वो एजुकेशन में से, लिटरेसी में से, एजुकेशन लिटरेसी, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कल्चरल हेरिटेज, नेशनल इंटीग्रेशन, इनमें से कोई भी थीम जो है वो चुन सकते हैं। उनका ये कहना था कि चूँकि जो एयरवेव्स हैं, फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं। सिंस एयरवेव्स एंड फ्रीक्वेंसीज आर पब्लिक प्रॉपर्टी, तो उनका जो यूज़ होना चाहिए वो भी दैट शुड आल्सो बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो एयरवेव्स एंड फ्रीक्वेंसीज आर पब्लिक प्रॉपर्टी, देयरफॉर देयर यूज शुड आल्सो बी टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एंड इसी कारण से उन्होंने कहा कि कम से कम आधे घंटे आपको करना है। इसके अलावा इंटेंट तो अच्छा है ना, तो ये अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ है। हाँ, लेकिन अब ये चीज़, कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी कि जैसे आधे घंटे का जो शो होगा या आधे घंटा जो दिखाया जाएगा, इसका जो बिलिंग होगा, इसका जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा। दीज थिंग्स कैन बी क्लैरिफाइड। हाँ, ठीक है ना, कौन उसका पैसा देगा, कौन उसको देगा, ये सारी चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है ना, तो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी स्कीम। इसके अलावा कुछ चीज़ें और अच्छी की गई, जैसे कि अगर कोई लाइव टेलीकास्ट करना है तो उसके लिए प्रायर आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, केवल आप रजिस्ट्रेशन कर लें स्लॉट के लिए, और इसके अलावा उसको आप न केवल रजिस्ट्रेशन कर लें बल्कि इंटीमेशन, प्रायर इंटीमेशन ज़रूरी है, लेकिन प्रायर रजिस्ट्रेशन, प्रायर परमिशन आपको ज़रूरी नहीं रहेगा, ठीक है ना। इनफैक्ट आपको अगर लैंग्वेज चेंज करनी है, अगर आपको क्वालिटी चेंज करनी है, तो भी आपको केवल प्रायर इंटीमेशन लगेगा, प्रायर परमिशन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, और 30 मिनट सर्विस पीरियड जो है वो दैट हैज़ बीन अलॉटेड फॉर पब्लिक सर्विस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। इसमें एक इशू ज़रूर है, एक कैविटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट विल इशू अ जनरल एडवाइजरी टू द चैनल्स फॉर टेलीकास्ट ऑफ कंटेंट इन नेशनल इंटरेस्ट एंड चैनल शैल कंप्लाई विद द सेम। मतलब यहाँ पे सेंटर का जो इंटरफेरेंस है वो कहीं ना कहीं रहेगा।
दिस इज़ क्लियर फ्रॉम दिस लाइन कि सेंटर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू करेगी जनरल एडवाइजरी, मतलब कि वो एक तरीके से नज़र रखेगी सारे कंटेंट पे, प्लस टाइम टू टाइम जब वो एडवाइजरी रिलीज़ करेगी तो चैनल्स को उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा नेशनल इंटरेस्ट में। तो एक तरह से ये भी कैविएट डाल दिया गया कि हाँ, हम आपको जब बोलेंगे तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी नेशनल इंटरेस्ट में। तो दैट इज़ द पॉइंट। आज का दूसरा जो यहाँ पे ओपिनियन है वो है, शुड चीफ मिनिस्टर्स हैव अ से इन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, क्या गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट में चीफ मिनिस्टर का कोई से होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है, यहाँ पे जैसे दो इंपॉर्टेंट स्पीकर्स हैं, मार्गरेट अल्वा जी, आप सबको पता होगा मार्गरेट अल्वा के बारे में, अभी रिसेंटली इन्होंने चुनाव में भी खड़ी हुई थी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ी हुई थी, है ना। और दूसरे आपके एम.आर. माधवन जी, है ना, एम.आर. माधवन जी। अब इन दोनों का ये कहना है, सबसे पहले तो कहना है कि गवर्नर का जो रोल होता है, बहुत सारे रोल है, जॉइंट सेशन को होस्ट करना, बजट सेशन, असेंबली सेशन के पहले सेशन को होस्ट करना, ठीक है ना, तो ये सारे काम हैं। तो गवर्नर का बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शंस है जो कि वो परफॉर्म करता है गवर्नर अपने आप में। गवर्नर के पास तो डिस्क्रिशनरी पावर भी बहुत ज़्यादा होती है ना, मतलब प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में गवर्नर के पास ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है अगर आप बोले तो, क्योंकि उसकी डिस्क्रिशनरी पावर क्या होंगी ये भी डिसाइड करना उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है ना। अब एम.आर. माधवन जी का कहना है कि गवर्नर का पोस्ट वैसे तो एक लिंक की तरह होना चाहिए था सेंटर और स्टेट के बीच में, बट ये जो कि टेंशन को कम करे, लेकिन गवर्नर का पोस्ट अब टेंशन ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस ये है कि ज़्यादातर रूलिंग पार्टी अपने ही फेवरेबल, जो सेंटर पे रूल कर रही है पार्टी, वो अपने फेवर के कुछ लोगों को अपॉइंट कर देती है एज गवर्नर, और इस कारण से जो पूरा डायनामिक है स्टेट और सेंटर के रिलेशन का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जिन स्टेट्स में रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट नहीं हैं वो स्टेट फिर गवर्नर को समझ लें कि एक तरह से उनके अगेंस्ट काम करने लगते हैं गवर्नर, जबकि गवर्नर को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में काम करना था। दिस इज़ व्हाट एम.आर. माधवन जी सिंह, कि गवर्नर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, वो किसी के अंडर या किसी के उसमें नहीं है, इज़ नॉट एजेंट ऑफ द सेंटर, वो एजेंट ऑफ द सेंटर नहीं है ना। ये चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि गवर्नर को एजेंट ऑफ द सेंटर बन के नहीं रहना है, वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, उसका अपना अलग से है, उसका अपना अलग व्यू है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है चीफ मिनिस्टर को भी, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है सेंटर को भी अगर वो चाहे तो बट दैट इज़ अ थिंग दैट इज़ नॉट हैपनिंग इन एक्चुअलिटी कुछ और है, ठीक है ना। सिंपल सी बात आपको ये समझनी है। आर्टिकल 155 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सरकारिया कमीशन आपको याद होगा, सेंटर स्टेट रिलेशन पे बनाई गई थी सरकारिया कमीशन, जिसको 1983 में बनाया गया था। उसने ये रिकमेंडेशन दिया था कि चीफ मिनिस्टर शुड बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर शुड बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग द गवर्नर। और ये बात यहाँ पे एम.आर. माधवन जी भी कह रहे हैं, लेकिन एम.आर. माधवन जी जो कह रहे हैं उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, मैं आपको बस बता देता हूँ कि क्या फाइनल आउटपुट निकला। एम.आर. माधवन जी का कहना है कि यस, चीफ मिनिस्टर कैन बी कंसल्टेड एंड इट शुड बी कंसल्टेड ऑल्सो, चलो आप लिख लो जो भी लिखना है कि शुड बी कंसल्टेड, बट इट शुड बी मेयर कंसल्टेशन। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर के कहने पे ही गवर्नर अपॉइंट किया जाए। मतलब ये लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि गवर्नर अगर सेंटर अपॉइंट कर रहा है तो चीफ मिनिस्टर के कहने पे करना शुरू कर दो, नहीं, चीफ मिनिस्टर से ऊपर की पोस्ट है गवर्नर। सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे मार्गरेट अल्वा ने भी कहा है कि गवर्नर इज अबव द चीफ मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि फाइनली उसको बिल्स को असेंट देना है, तो ये नहीं फील होना चाहिए गवर्नर को कि उसके अपॉइंटमेंट में चीफ मिनिस्टर का एक रोल रहा है बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो यस, कंसल्टेशन आप ज़रूर कर सकते हो कि भाई उसको एक इंटीमेशन दे सकते हो एक तरीके से चीफ मिनिस्टर को, और कंसल्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उसका कंसल्टेशन कॉन्ग्रुएंस हो, मतलब कि उसको उसके बिना अप्रूवल के किसी व्यक्ति को गवर्नर ही ना बना सको, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात ये कहना चाहते हैं एम.आर. माधवन। इनफैक्ट मार्गरेट अल्वा तो ये कहती है कि एक कमीशन बनाओ, एक कमेटी ऐसी बनाओ जिसमें आप लीडर ऑफ अपोजिशन को रखो, स्पीकर को रखो, प्राइम मिनिस्टर को भले रखना है रख लो, ये सब एक कमीशन बना लो, कुल मिला करके कमेटी बनाओ उसमें, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए उस कमेटी में। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को नहीं रखा है, मार्गरेट अल्वा ने, उसने कहा कि नहीं, चीफ मिनिस्टर को जब आप रख दोगे कमेटी में, जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, तो तब ये हो जाएगा कि चीफ मिनिस्टर के कारण ही ये गवर्नर अपॉइंट हो पाया है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इनका ये कहना है कि यस, कंसल्टेशन अगर आप करना चाहते हो, मेयरली कंसल्टेशन, तो आप कर सकते हो, लेकिन ये बोलना कि चीफ मिनिस्टर की परमिशन के बिना नया गवर्नर आ ही नहीं पाएगा, दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग टू डू, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे रशिया जो है वो खेरसन एरिया से विड्रॉ कर रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है खेरसन एरिया, मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले। तो अगर आप ये यूक्रेन का मैप देखें तो यहाँ पे लुहांस्क और डोनेट्स्क वाला रीजन है, दिस इज लुहांस्क एंड दिस इज डोनेट्स्क। इन दोनों को अगर आप जोड़ दे तो ये पूरा बन जाता है डॉनबास रीजन, डॉनबास रीजन इसी को बोलते हैं। फिर आपको यहाँ पे ज़ैपोरिज़िया दिख रहा होगा, ज़ैपोरिज़िया, और यहाँ पे आपको खेरसन दिख रहा होगा। तो अब जो है खेरसन से रिट्रीट करना शुरू कर चुकी है रशियन फोर्सेस। और रशियन फोर्सेस क्यों रिट्रीट कर रही है? क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजेस टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की। सेकंड, काउंटरिंग द शेलिंग, यूक्रेनियन शेलिंग, यूक्रेन जो शेलिंग कर रही है, बार बार बॉम्बिंग कर रही है, उसको काउंटर करना। एंड थर्ड, पॉसिबल फ्लडिंग इन द एरिया। तो 3 रीजन्स हैं जिन कारण से ये रशिया रिट्रीट कर रहा है खेरसन रीजन से। पहला, मोबिलाइज द रिसोर्सेज, काउंटरिंग यूक्रेन शेलिंग एंड पॉसिबल फ्लडिंग इन द एरिया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो खेरसन रीजन से कहाँ जा रहे हैं? खेरसन रीजन से जा रहे हैं दनीप्रो रिवर में, दनीप्रो रिवर के पास। तो यहाँ पे है, देखो ये आपका दनीप्रो रिवर है, तो यहाँ से ये रिट्रीट करके आप दनीप्रो रिवर के आसपास के एरिया में अब आ गए हैं रशियंस, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे खेरसन है, खेरसन के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको ब्लैक सी दिख जाएगा। यहाँ ये आपका क्रीमिया वाला पार्ट है जिसको एनेक्स किया था 2014 में रशिया ने, तो क्रीमिया। और यहाँ पे सेवास्तोपोल, दिस इज़ द सेवास्तोपोल, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये रशिया के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है ना सेवास्तोपोल। और यहाँ पे है खेरसन ओब्लास्ट, है ना। देखो यहाँ पे खेरसन ओब्लास्ट जैसे लिखा हुआ है, दैट इज़ द रीजन, खेरसन ओब्लास्ट, ठीक है ना। अब यहाँ से विड्रॉ करना शुरू किया है एंड दे आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स द दनीप्रो रिवर, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे COP27 में इंडिया ने इंसिस्ट किया हायर टारगेट बाय 2024। अब देखो सबसे पहली बात जो इशू उठाया इंडिया ने, उठाया कि भैया 2009 में, ये लिख लेना आप लोग, 2009 में जब कोपेनहेगन समिट था, COP15 चल रहा था उस समय, COP15 चल रहा था, कोपेनहेगन समिट था और 2009 में था, ठीक है ना, ये लिख लेना। तब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो $100 बिलियन 2020 तक प्रोवाइड करेंगे, $100 बिलियन 2020 तक प्रोवाइड करेंगे। कब किया था प्रॉमिस? कोपेनहेगन समिट था, COP15 था और आपका 2009 का समिट था, ठीक है ना, तब इन्होंने प्रॉमिस किया था। लेकिन आज तक एक तो ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ, दे हैव फेल्ड टू डिलीवर द फाइनेंसेस। ना केवल फेल्ड टू डिलीवर द फाइनेंसेस, बट कि इंडिया का ये कहना है कि अब एक हमको नया ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट चाहिए, है ना। इसका उन्होंने नाम रखा है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, लिख लो इसको NCQG, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, ये नाम उन्होंने रखा है। और ये उन्होंने कहा कि ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होना चाहिए, दिस शुड बी इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है ना, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है ना। ये मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया बिलियंस बहुत कम हो गए, जितना उन्होंने पल्यूट किया है इन्वायरमेंट को, जितना उन्होंने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है अपने कार्बन एमिशन से, उसके कंपैरिजन में $100 बिलियन कुछ भी नहीं है। 2009 की जो प्रॉमिस है, इट वाज अ मिनिस्कल गिवन ऑन द स्केल जो कि है। और COP27 में NCQG को इन्होंने पिच किया है, न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड ग्लोबल फाइनेंस उन्होंने टारगेट दिया है। एंड दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इक्विटी वाली बात भी कही गई कि हाँ भाई डेवलप्ड कंट्रीज़ ने तो अपना पूरा कर दिया है, अब डेवलपिंग कंट्रीज़ और ये जो कंट्रीज़ हैं अगर ये ट्रांजिशन करेंगी तो बहुत सारा पैसा लगेगा ना। अगर उनको आप बोल रहे हो कोल यूज़ ना करो, पर पावर तो उनको ज़रूरी है, तो कोल यूज़ ना करो तो क्या यूज़ करो, अगर जो भी यूज़ करो उसमें पैसा लगेगा, तो या तो आप उनको दो, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं, PM टू लीव फॉर बाली G20 समिट ऑन मंडे। तो मंडे को G20 समिट हो रहा है इस बार बाली में, तो वहाँ के लिए प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहा है। लीडरशिप समिट है, G20 लीडरशिप समिट बाली में होने वाला है, वहाँ पे जाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस बार 3 एजेंडा है इस समिट के G20 के। एक तो आपका फूड है, दूसरा है एनर्जी सिक्योरिटी एंड तीसरा फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पहला, हेल्थ दूसरा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तीसरा, ठीक है ना। हेल्थ दूसरा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तीसरा है, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पहला है। तो ये 3 इशूज़ हैं जो उठाए गए हैं। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी दी जाएगी फॉर द नेक्स्ट ईयर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सिम्बॉलिकली हैंड ओवर की जाएगी प्रेसिडेंसी। एंड वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी हमारे जा रहे हैं नोम पेन में, है ना, नोम पेन में जा रहे हैं, ये जो जगह है नोम पेन,
और ये 19th आसियान समिट होगा और 17th ईस्ट एशिया समिट भी होने वाला है, उसके लिए भी जा रहे हैं। तो ईस्ट एशिया समिट और नाम आसियान समिट के लिए विजय धनखड़ जा रहे हैं, और ईस्ट एशिया समिट का भी पार्ट इंडिया है और आसियान का भी पार्ट इंडिया है, ये भी याद रखना, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये भी आ सकता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। वाइस चांसलर्स मस्ट हैव सर्व्ड 10 years एज प्रोफेसर्स टू बी पिक्ड फ्रॉम पैनल। अब एक वाइस चांसलर की कंडीशन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक वाइस चांसलर बनने के लिए यू शुड हैव अ मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 years एज अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी। याद रखेगा, वाइस चांसलर बनने के लिए जो क्राइटेरिया रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस 10 साल का एज अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, देन only his or her name should be recommended by the search cum selection committee, ठीक है ना। and appointment of vice chancellor is to be made from the names recommended by the search cum selection committee। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हीं नाम में से आपको एक व्यक्ति को चुनना है जो कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी दे, ठीक है ना। और जस्टिस एम.आर. शाह एम.एम. सुंदरेश की बेंच थी जिसने रेफर किया सेक्शन 10(3) ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्ट 2019। यूनिवर्सिटी एक्ट 2019 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि कौन से कमेटी लिस्ट प्रिपेयर करेगी कुछ 3 लोगों की कम से कम जो कि वाइस चांसलर के पद पे बैठ सकते हैं, उनके क्वालिफिकेशन और उनके एलिजिबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ईरान सेज इट हैज़ अ डेवलप्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। तो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जनरल का कहना है कि ईरान के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। सिंपल सी बात याद रखेगा, अगर आपका स्पीड के बेसिस पे ये हाइपरसोनिक सुपरसोनिक देखा जाता है, तो अगर 1 माक जो है वो स्पीड होती है साउंड की, 1 माक इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ साउंड, याद रखेगा। अगर 1 माक के बराबर ही कोई सैटेलाइट कोई मिसाइल की स्पीड है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसोनिक बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रांसोनिक। दूसरा, अगर 1 माक से कम है तो हम उसको बोलते हैं सबसोनिक बोलते हैं। 1 माक के बराबर तो ट्रांसोनिक। 1 माक से 5 माक तक है अगर स्पीड है तो हम उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। 1 माक से 5 माक तक सुपरसोनिक, और अगर मोर देन 5 माक है, 5 माक से ज़्यादा की स्पीड है तो हम उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो ये आप लिख लीजिएगा, सोनिक वाला क्राइटेरिया आप चारों लिख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपके लिए एक सवाल है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे निकालते हैं, व्हाट इज़ करंट अकाउंट डेफिसिट। दिस इज सिंपल क्वेश्चन टू यू, है ना। कल इंडिया क्या ही बोले जाए इस पर, चलो हटाओ, इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, एक न्यूज़ स्पोर्ट्स पेज की आज ज़रूर है कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया है, इलेक्शन प्रोसेस को भी चेंज किया है, वो उन्होंने दिया है, ठीक है ना। तो अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग द इलेक्शन फॉर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, 1 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स, ट्रेजरर, 2 joint secretaries and 6 other executive members apart from the 2 representative nominated by the athletes commission। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन जो होगा किसके लिए होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। इलेक्शन फॉर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन कौन सी पोस्ट होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, प्रेसिडेंट होगा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा, देन 2 वाइस प्रेसिडेंट होंगे, एक ट्रेजरर होगा, 2 जॉइंट सेक्रेटरीज होंगे, 6 अदर एग्जीक्यूटिव होंगे, इसके अलावा 2 रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे विच आर नॉमिनेटेड बाय द एथलीट्स कमीशन, ठीक है ना। ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। देन पोस्ट जो सेक्रेटरी जनरल की थी उसको रिमूव कर दिया गया है और उसकी जगह एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट डाल दी गई। जो सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट थी उसको रिमूव कर दिया गया है और उसकी जगह एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि मैनेजमेंट एक्सपीरियंस का रहेगा उसको नॉमिनेट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करेगा। एंड आईओसी मेंबर्स एंड चेयरपर्सन जो रहेंगे एथलीट्स कमीशन के, द सीईओ विल नॉट हैव अ वोट। सीईओ के पास वोट की पावर नहीं रहेगी, ये भी याद रखिए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि 8 स्पोर्ट्स पर्सन्स रहेंगे आउटस्टैंडिंग मेरिट के, जिसमें 4 मेल रहेंगे 4 फीमेल रहेंगे अपार्ट फ्रॉम द 2 ओलंपियंस टू बी नॉमिनेटेड बाय द एथलीट्स कमीशन। एथलीट्स कमीशन इसको नॉमिनेट करेंगी एंड इनके पास वोटिंग राइट्स भी रहेंगे, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।